हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बाल विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक होता है? तो बालकों का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक किस अवस्था में होता है? आपका राइट आंसर होगा किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि विषमलिंगी हम किसको बोलते हैं? तो लड़कों का लगाव जब लड़कियों के प्रति अधिक होता है और लड़कियों का लगाव लड़कों के प्रति अधिक होता है, इसको हम विषमलिंगी कहते हैं और ये किशोर अवस्था में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो बाल विकास को कौन सा कारक यहाँ पे प्रभावित करता है? आपका राइट आंसर होगा खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? तो समूह की आयु हम किस अवस्था को कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था को समूह की आयु कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी? आपका राइट आंसर होगा मॉन्टेसरी विधि उत्तम शिक्षण विधि है। खेल विधि उत्तम है। किंडरगार्टन विधि उत्तम शिक्षण विधि है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी उत्तम विधियां हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया? तो बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन ये पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। तो सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है? तो बालक में गामक और भाषा का जो विकास है वो किस सिद्धांत के अनुसार होता है? आपका राइट आंसर होगा विकास क्रम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, अधिगम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो अधिगम को हम सीखना भी कहते हैं, इसको लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो सीखना ये किस बात पर निर्भर नहीं करता है? आयु एवं परिपक्वता पर निर्भर करता है, पूर्व अनुभव पर निर्भर करता है, अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है, आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है सीखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो स्किनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आवश्यकता अनुक्रम जो सिद्धांत है ये स्किनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है उसको क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा स्वलीन चिंतन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन का डैश 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 कहते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा मानसिक द्वंद्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन है। तो अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कथन थॉमसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भेदों के मापन हेतु परीक्षण है। तो वैयक्तिक जो विभेद होते हैं उनके मापने के लिए परीक्षण कौन कौन से होते हैं? आपका आंसर होगा बुद्धि परीक्षण तथा क्रम सूचक मापन ये होता है। व्यक्तिगत परीक्षण तथा अभिरुचि परीक्षण ये भी सम्मिलित होता है। निर्धारण परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण सम्मिलित होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू होती है। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका आईक्यू 140 या इससे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू कितना होता है? सबसे अधिक होता है 140 या इससे अधिक होता है। ये उच्च बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने वाले छात्र होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का अन्य नाम है। तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा। और इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित हैं। तो शिक्षा का
अधिकार अधिनियम, इसको संक्षेप में RTE भी कहा जाता है। तो ये जो RTE एक्ट है ये 2009 में बनता है। कब बनता है? 2009 में बनता है। और इसमें प्रावधान किया गया है कि एक सप्ताह में शिक्षक कुल 48 घंटे का कार्य करेंगे। कितना करेंगे? 48 घंटे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो छात्रों के समायोजन के लिए अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा कि छात्रों के साथ सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिए, ये पॉइंट सही है। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंट सही दिया गया है। तो छात्रों को कठोर दंड देकर कार्य करवाना, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपको गलत बताना था, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से संबंधित कथन है। तो मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन से हैं? आपका आंसर होगा मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पॉइंट सही दिया गया है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन मूल्यांकन होता है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंधित होते हैं मूल्यांकन, पॉइंट सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मनोस्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है? तो कक्ष में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की मनोस्थिति या मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना चाहिए? आपका आंसर होगा अध्यापन कार्य प्रारंभ करने से पहले, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि जैसे ही कक्ष में शिक्षक प्रवेश करते हैं तो छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक के द्वारा छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कक्ष में जाने से पहले। अगला प्रश्न है कि कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका है। तो शामिल करने का तरीका क्या होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका कि प्रश्न परिप्रश्न पूछना, ये पॉइंट सही है। बीच बीच में छात्रों से पाठ्य विषय पर अपने विचार प्रकट करने को कहना, पॉइंट सही दिया गया है। पाठ्य विषय से संबंधित व्यवहारिक उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना तथा छात्रों को भी इस पर प्रोत्साहित करना, पॉइंट सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहा है कि वे अपना गृह कार्य दिखाएं, फ्लैंडर्स के अनुसार इस व्यवहार को क्या मानेंगे? तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कह रहा है कि बच्चों आप अपना गृह कार्य दिखाइए। तो फ्लैंडर्स ने इसको किस नाम से जानते हैं? फ्लैंडर्स इसको, आपका आंसर होगा निर्देशित करना या फिर निर्देश देना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान में विद्यार्थी निम्नलिखित के अलावा शेष सभी कार्य करते हैं। तो परीक्षा प्रतिमान के अतिरिक्त विद्यार्थी कौन से शेष कार्य करते हैं? आपका राइट आंसर होगा कि यहाँ पे शिक्षक को उत्तर बताते हेतु उस पर आश्रित रहते हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था कही जाती है? तो विकास की जो किशोर अवस्था होती है इसको संवेगों, तूफान एवं परेशानी का काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, उच्च बौद्धिक विकास किस प्रकार के बालक से संबंधित है? तो ये आप जानते हैं कि उच्च बौद्धिक विकास ये प्रतिभाशाली बालक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर दिया गया। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है? 140 होता है। अगला प्रश्न है कि कोई छात्र अच्छी तरह तब सीखता है जब उसे दिया जाए। तो कोई बच्चा अच्छी तरीके से किस अवस्था में सीख सकता है, कब सीखता है? जब उसको सक्रियात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक और महत्वपूर्ण जटिल है? तो किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं होती है? आपका आंसर होगा प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा है ये इसकी समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। और अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन पियाजे ने 4 फेजेज में बांटा, 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि चिंतन जो होता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है बच्चा, और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत
परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया? तो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसको एनसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ इसका पूरा नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये 2005 में निर्मित होता है, 2005 में बनता है। इसके अंतर्गत परीक्षा सुधारों के लिए क्या क्या सुधार सुझाए गए हैं? आपका आंसर होगा खुली पुस्तक परीक्षा, इसमें सुधार किया गया। सतत ऑब्लिक निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में सुधार किया गया। सामूहिक कार्य मूल्यांकन में सुधार किया गया। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान को हम एक्शन रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नवीन ज्ञान खोज करना। क्या ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है? अगला पॉइंट, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना। क्या ये होता है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। नवीन ज्ञान खोज करना ये भी नहीं होता है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है किंतु यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। तो इसको आप किस नाम से जानते हैं? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।